नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार सीधे बिहार से गंगा किनारे। हम ये विशेष पेशकश आपके लिए इसीलिए लेकर आए हैं क्योंकि बिहार पर ही सारा का सारा फोकस है। अभी खबरदार में सबसे पहले खबरों को जरा खबर की लेंस से देख लेते हैं और उसके बाद हम आपको आगे समझाएंगे विस्तार से कि खबरें क्या कह रही हैं। खासकर खबरों के लेंस में भी हम सबसे पहले आपको बिहार की ही बात सुनाते हैं क्योंकि आज बिहार में भ्रष्टाचार का हॉटस्पॉट, कोरोना का हॉटस्पॉट और बाढ़ का हॉटस्पॉट एक साथ नजर आ रहा है। 264 करोड़ रुपए की लागत और 8 साल का समय खर्च करके एक पुल और उससे जुड़ी सड़कों का निर्माण अगर हो और ये सिर्फ 29 दिन में पानी में बह जाए तो ये सही नहीं। बात यहीं खत्म नहीं होती। बिहार में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। संक्रमितों की जो संख्या है वो 21,000 को पार कर चुकी है। 7 जिलों में पिछले 7 दिन में 30% केस बढ़ गए हैं। इसी वजह से बिहार लॉकडाउन के लिए मजबूर है। सवाल यह है कि क्या बिहार भारत में कोरोना का अगला बड़ा हॉटस्पॉट बनने वाला है? कोरोना से बिहार की लड़ाई कितनी गंभीर है, इस पर आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। और इस समय बिहार बाढ़ का भी हॉटस्पॉट बना हुआ है। बिहार के तमाम जिलों की व्यवस्थाओं को बाढ़ पानी कर रहा है। तमाम उम्मीदों पर कैसे बाढ़ का पानी फिर जाता है, यह भी आपको दिखाएंगे। अच्छी खबर यह है कि पूरी दुनिया में कोरोना के वैक्सीन की उम्मीदें नई ऊंचाइयां छू रही हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन के पहले फेज के ट्रायल के नतीजे से पूरी दुनिया को बहुत उम्मीदें हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ऐसा हो सकता है कि यह वैक्सीन लोगों को कोरोना के खिलाफ डबल सुरक्षा देने में कारगर साबित हो क्योंकि उससे एंटीबॉडी भी बनती है और शरीर में खास तरह के किलर टी सेल्स बनते हैं जो कई वर्षों तक शरीर में रह सकते हैं। मेडिकल जर्नल लैंसेट इस ट्रायल के डेटा को सोमवार तक प्रकाशित कर सकता है। इसके अलावा भारत की दूसरी कोरोना वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो गया है। आज हम कोरोना से छुटकारा दिलाने वाली दुनिया भर की वैक्सीन की खबर लेंगे। इससे आपकी कोरोना वाली चिंताएं कुछ कम हो सकती हैं। एक्सक्लूसिव खबर भी आपको दिखाएंगे। कोरोना का कोई रामबाण इलाज तो नहीं है, लेकिन कुछ दवाएं हैं जिनकी मदद से दुनिया भर में बड़े पैमाने पर लोगों की जान बचाई जा रही। अब अगर ऐसी दवाओं की कालाबाजारी होने लगे और उन्हें कई गुना दाम पर बेचा जाए, जो ये आपदा की घड़ी में सबसे बड़ा पाप है, अपराध है, ऐसे अपराधियों को बेनकाब किया है आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने। कोरोना संक्रमितों की जान बचाने वाली दवा 9 गुना दाम पर कैसे बेची जा रही है, यह आपको हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखना चाहिए। चिंताजनक खबर यह है कि नामी हस्तियों के ट्विटर अकाउंट हैक होने से पूरी दुनिया में सनसनी फैल गई। माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स, अमेजॉन के सीईओ जेफ बेजोस, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा सहित कई बड़ी हस्तियों के अकाउंट हैक हो गए। इसके साथ ही एप्पल और उबर के ट्विटर अकाउंट हैक हो गए। हैकर्स ने बड़ी हस्तियों के ट्विटर अकाउंट्स का इस्तेमाल करके लोगों को धोखा दिया। इन ट्विटर अकाउंट्स को हैक करके मैसेज पोस्ट कर दिया कि 30 मिनट के अंदर अगर आप $1000 के बिटकॉइन भेजेंगे तो इससे दोगुने यानी $2000 लौटा दिए जाएंगे। लेकिन यह सरासर धोखा था। इसे आप डिजिटल जमाने की डिजिटल चोरी कह सकते हैं। बाजार से जब कोई चीज आप अपने लिए खरीदने के लिए जाते हैं तो वहां पर दुकानदार से जरूर पूछते हैं कि यह चीज कितने दिन तक चलेगी। लेकिन जब हमारा ही टैक्स कटता है, उस टैक्स को काट कर कोई चीज बनती है, तो क्या यह हमारा अधिकार नहीं कि हम पूछें ये सड़क, ये पुल, ये मार्ग कितने दिन तक चलेगा? बिहार के गोपालगंज में 29 दिन के अंदर, जी हां, उद्घाटन हुआ जिस पुल का, 29 दिन के अंदर उस पुल का अप्रोच रोड भी अगर ध्वस्त हो जाए तो बताइए क्या किया जाए। गोपालगंज के 70 घाट के इस पुल की एक संपर्क सड़क बह गई है। अब इससे चंपारण और सारण का संपर्क टूट गया है। आरजेडी कह रही है कि 264 करोड़ रुपयों में बना पुल जो 8 साल में बनकर तैयार हुआ, वो भ्रष्टाचार में बह गया। इसके जवाब में बिहार सरकार की तरफ से कहा गया कि पुल नहीं बल्कि 70 घाट के मुख्य पुल से 2 किलोमीटर दूर गोपालगंज की तरफ एक 18 मीटर लंबाई के छोटे पुल का रास्ता कट गया। बिहार के पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने यह भी कहा कि जब ऐसी भयंकर बाढ़ हो तो सड़कें टूट जाती हैं, पुल बह जाते हैं। बिहार में आज हंगामा बाढ़ के प्रकोप के बीच कोरोना के बढ़े आंकड़ों को लेकर भी है। सुपौल में कोविड-19 के सेंटर में बाहर पानी भर गया तो अंदर तक जाने के लिए डॉक्टरों को ठेला गाड़ी इस्तेमाल करनी पड़ी, जिसकी तस्वीरें आई। बिहार में इस वक्त कई जिलों में बाढ़ से हालात बद से बदतर हो रहे हैं।
बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित इलाकों में गोपालगंज, कटिहार, फॉरबिसगंज और मधेपुरा शामिल हैं। कोरोना और बाढ़ की खबर आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन पहले उस पुल प्रोजेक्ट की खबर लेते हैं जो आज पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। पुल नहीं बहा, बल्कि विकास पुरुष कहे जाने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की साख ही बह गई। दावा भी था और वादा भी कि ये पुल बरसों तक टिका रहेगा, लेकिन करप्शन के सीमेंट और घोटाले की रेत वाली जुगलबंदी ने पहले ही सैलाब के थपेड़ों में इसे ध्वस्त कर दिया। सत्तरघाट महासेतु और उससे जुड़ी सड़क की उम्र सिर्फ 29 दिन है। इसके उद्घाटन के साथ ही पूरे शासन और प्रशासन ने आपस में बहुत जोरदार तरीके से बधाइयां बांटी थी, लेकिन अब इस पुल प्रोजेक्ट की पोल खुल गई है। सबसे पहले समझते हैं कि हुआ क्या है। सत्तरघाट महासेतु में कई छोटे पुल बने हुए हैं। ऐसे ही एक पुल के पास गंडक के कटाव से सड़क को पुल से जोड़ने वाला हिस्सा बह गया और रास्ता बंद हो गया। कहीं न कहीं अगर आप बोलिए तो ये विकास के दावे किए जा रहे थे, विकास की पुल बनी थी, लेकिन ये विकास की पुल जो है वो ध्वस्त हो चुकी है। 8 साल लगे इस पुल को बनने में। पुल का जो और ये अप्रोच रोड जो है इस पुल का है वो देखिए किस तरीके से ध्वस्त हो गया। कल जो गंडक नदी के ऊपर ये नया पुल बना था, ये जो पुल का निर्माण हुआ है, स्थानीय लोग, सरकारी अफसर और निर्माण करने वाली कंपनी पर सवाल उठा रहे हैं। आरोप यह है कि गंडक के कटाव के खतरे को नजरअंदाज किया गया। ये लोग गलत किए हैं। छोटे बड़े पुल में बोल्डर पिचिंग का निर्माण होना चाहिए, जबकि इतने बड़े पुल होने के बाद भी बोल्डर पिचिंग का कार्य नहीं हुआ है, जिसके चलते ये टोटल कटाव कर रहा है। हो सकता है ये पूरा पिच गिर जाए और ये आवागमन का रास्ता जो है बाधित हो जाए। ये जो पुल है इधर का भी मिट्टी कटाव हो रहा है, जो कि यहाँ केवल बोल्डर पिचिंग नहीं होने के कारण ये सब कार्य हो रहा है। अगर बोल्डर पिचिंग हो गया होता तो ये मिट्टी का कटाव नहीं होता। दोनों तरफ आप लोग देख सकते हैं मिट्टी का कटाव हो रहा है और ये पुल कभी भी ध्वस्त हो सकता है। बैकुंठपुर प्रखंड में बने सत्तरघाट महासेतु से उत्तर बिहार के 10 जिलों की दूरी कम हो गई थी। गोपालगंज जिला मुख्यालय से मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण की दूरी 30% कम हो गई थी। इसके अलावा सिवान और सारण जिले से भी गोपालगंज मुख्यालय की दूरी 50 किलोमीटर तक कम हो गई थी। 2012 में इस पुल का निर्माण शुरू किया गया था। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम ने इस प्रोजेक्ट के लिए वशिष्ठ कंस्ट्रक्शन कंपनी को चुना। प्रोजेक्ट में 8 साल का वक्त और 264 करोड़ रुपयों की लागत आई, लेकिन इस सड़क पर बेरोक टोक रफ्तार 30 दिन तक भी नहीं चल पाई। अब विपक्ष सवाल दाग रहा है और सरकार के मंत्री लीपापोती में लगे हुए हैं। हम लगातार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी संगठित भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह हो गए हैं। नेता प्रतिपक्ष खुद भी रहे पथ निर्माण मंत्री, उसके बाद भी इतना बड़ा झूठ बोल सकते हैं, झूठ का पहाड़ खड़ा कर सकते हैं, यह हास्यास्पद है। दावे लाख हों, लेकिन अगर 31 दिन में ही करोड़ों की लागत वाला प्रोजेक्ट पानी में बह जाए तो सवाल तो उठेंगे ही। सितंबर 2017 में भी बिहार के भागलपुर में 389 करोड़ की लागत से बना गंगा पंप नहर योजना का तटबंध भी बह गया था। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना थी और उद्घाटन के सिर्फ एक दिन पहले ही बांध का हिस्सा बह गया था। तब भी नीतीश कुमार की बड़ी फजीहत हुई थी। सवाल उठता है कि क्या बाढ़ नियंत्रण से जुड़े प्रोजेक्ट बिहार में घोटाले और काली कमाई का अवसर बन चुके हैं? क्या हमारे नेता और प्रशासनिक अधिकारी ऐसे प्रोजेक्ट को भ्रष्टाचार के बम पर ऑफर की तरह देखते हैं? गोपालगंज से रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। नीतीश कुमार की राजनीति, उनकी शुरुआती नीतियां खासकर भ्रष्टाचार विरोध पर टिकी हुई थी, लेकिन आज अगर विपक्ष उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहा है तो बहुत जरूरी हो जाता है कि हम बिहार में भ्रष्टाचार का विश्लेषण करें कि समय कैसा था, अभी के हालात कैसे हैं। तो आपको हम बता दें कि जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है और उसके साथ लोकल सर्कल्स, इसने मिलकर 2019 का एक सर्वे ऐसा किया जिसमें बिहार के 75% लोग ऐसा मानते हैं कि यहां पर बिना जेब गर्म किए कोई काम नहीं होता है। यह बिहार की जनता की तरफ से राय रखी गई थी और यह बहुत मायने रखती है वाकई।
1990 से लेकर 2005 तक बिहार में लालू प्रसाद यादव का शासन रहा था, आरजेडी का शासन रहा था, इस तरह से समझ ले। लालू यादव रही हो, राबड़ी देवी रही हो। नीतीश कुमार ने हमेशा कहा कि ये जो दौर था वो जंगल राज का दौर था। उसके बाद नीतीश कुमार को सुशासन बाबू कहा गया, लेकिन अब उन पर तंज कसे जाते हैं कुशासन के। तो अब कुछ और आंकड़े हम आपको दिखाते हैं। नीतीश कुमार ने 2007 में सरकारी अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए स्पेशल विजिलेंस यूनिट यानी SVU का गठन किया। SVU के गठन का ऐलान नीतीश कुमार ने उस साल 15 अगस्त को किया था, लेकिन इस यूनिट ने अब तक सिर्फ 4 मामलों की जांच शुरू की है। इनमें सबसे हाई प्रोफाइल केस पूर्व डीजीपी नारायण मिश्र के खिलाफ है, जिसमें अभी जांच चल रही है। SVU का सबसे ताजा केस 2018 का है। 2018 में IPS विवेक सिंह के खिलाफ जांच शुरू हुई थी, उसमें भी अभी जांच जारी है। सरकारी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को लेकर 2013 में नीतीश सरकार ने CID के इकोनॉमिक ऑफेंस विंग का गठन किया। EOW के पहले सिर्फ विजिलेंस विभाग सरकारी भ्रष्टाचार की जांच करता था। शुरुआत में EOW ने भ्रष्टाचार के मामलों में अधिकारियों पर केस दर्ज किए, लेकिन बीते 2 साल में ऐसा कोई केस EOW ने दर्ज नहीं किया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ बिहार में विजिलेंस की जांच भी ढीली होने लगी है। 2005 से 2007 के बीच बिहार में विजिलेंस विभाग ने 122 केस दर्ज किए। अब तक नीतीश सरकारों ने 906 विजिलेंस केस दर्ज हो चुके हैं, लेकिन इसकी रफ्तार अब कम होने लगी है। 2017 में 83 विजिलेंस केस दर्ज हुए, 2018 में 45 विजिलेंस केस दर्ज हुए, 2019 में 36 विजिलेंस केस दर्ज हुए। आज तेजस्वी यादव ने सरकार को बहुत घेरा है और उन्होंने पुल के गिरने पर जो टिप्पणी की है उसमें पथ निर्माण मंत्री को बर्खास्त नहीं किए जाने का जिक्र किया है और यह कहते हुए कहा कि जो साइकिल से रेंज रोवर पर पहुंचने वाले मंत्री हैं उन्हें हटाया नहीं जाएगा। इस पर नंदकिशोर यादव ने अपने गैराज में रखे हुए एक पुराने स्कूटर के दीदार तमाम संवाददाताओं से किए। जरा आप भी देखिए ये रिपोर्ट। हम मौजूद हैं पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव के आवास पर। प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने नंदकिशोर यादव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। तेजस्वी यादव ने कहा कि पहले नंदकिशोर यादव साइकिल पर चला करते थे और अब उनके पास लैंड रोवर जैसी गाड़ियां हैं। तो अभी जब नंदकिशोर यादव से इस बारे में प्रतिक्रिया ले गई तो उन्होंने कहा कि वो कभी साइकिल पर चढ़े ही नहीं, बल्कि वो ये स्कूटर की सवारी करते थे। आज से 25-30 साल पहले ये स्कूटर बजाज स्कूटर है। बोले कि साइकिल पर मैं कभी चढ़ा नहीं, स्कूटर मेरे पिताजी की थी और मैं सीधे स्कूटर पे ही चला। और ये आप देख सकते हैं अभी भी एक निशानी के तौर पर उन्होंने रखा है यहाँ पर अपने सरकारी आवास में। 20,000 किलोमीटर दिखा रहा है इसमें चला हुआ। अभी सब कुछ हालांकि वक्त के थपेड़ों ने इसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है, लेकिन ये एक कह सकते हैं कि नंदकिशोर यादव ने साथ में रखा हुआ अभी भी। हालांकि उनके पास कई अत्याधुनिक गाड़ियां हैं और ये फॉर्च्यूनर, हालांकि ये तो सरकारी है, इस पर विधानसभा का स्टिकर भी लगा हुआ है। और एक जो गाड़ी होती है मंत्री के लिए वो अलग होती है। इसके पीछे भी गाड़ी है, तो गाड़ियों की कोई कमी नहीं है। स्कूटर भी मौजूद है, लेकिन नंदकिशोर यादव ये कहना जरूर चाह रहे हैं कि जो तेजस्वी यादव ने झूठ बोला, खासतौर पर 70 घाट के पुल टूटने को लेकर, उन्होंने कहा कि ये झूठ का पुलिंदा है। उनका कहना है कि मैं साइकिल पर कभी बैठा नहीं और स्कूटर की ही सवारी सीधे सीधे शुरू की थी। कैमरामैन नदीम आलम के साथ सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक। बिहार में जो ये बारिश का मौसम होता है ना, जुलाई से सितंबर के बीच का खासकर जो मौसम होता है वो बेहद डरावना होता है। इस समय हम गंगा नदी के तट पर खड़े हैं और यहाँ पर भी जो जल स्तर है आम दिनों में इतना नहीं रहता। अभी आपको बहाव भी तेज नजर आएगा, आपको जल जो स्तर है वो ज्यादा नजर आएगा और उसकी सबसे बड़ी वजह है कि जो इसकी सहायक नदियां हैं उनमें बहुत उफान। तो ये ठीक बिहार को बीचों बीच काटते हुए आगे बढ़ती है गंगा नदी और ऊपर की जो उत्तर बिहार जो नदियां आ रही हैं, कोसी हो गई, गंडक हो गई, सब में उफान है। जो बाढ़ का पूरा क्षेत्र है इस समय पानी से लबालब भरा हुआ है।
लोगों के लिए ये इतना दुखदाई समय होता है कि उनका घर बार काम काज सब कुछ खत्म हो जाता है। ये सारी जो नदियां हैं ये नेपाल से निकलकर आ रही हैं और बहुत ज्यादा जरूरत महसूस होती है कि नेपाल के साथ इतने सालों में भी कोई एक ऐसी समझ बन नहीं पाई। बिहार में बारिश और बाढ़ की ऐसी ही आफत आती है, सब कुछ पानी पानी हो जाता है, बस सरकार पानी पानी नहीं होती। बक्सर से लेकर भागलपुर तक गंगा के जलस्तर में धीरे धीरे ही सही लेकिन लगातार वृद्धि हो रही है। हालांकि अभी सभी जगहों पर यह खतरे के निशान से नीचे बह रही है। सहायक नदियों में उफान और गंगा में पानी भर जाने पर एक बड़े क्षेत्र में बाढ़ का खतरा गहरा गया है। लेकिन पूरा बिहार इतना खुशकिस्मत नहीं है। अगर उत्तर बिहार की बात करें तो यहाँ 9 नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। ज्यादातर नदियां नेपाल से आती हैं। बिहार के कई जिले जलमग्न हैं। खेतों में खड़ी फसल बर्बाद हो चुकी है, घरों में पानी घुस गया है, कई जगहों पर सड़कें ध्वस्त हो गई हैं। जनता त्राही त्राही कर रही है। कोरोना की आफत गले में अटकी हुई है, साथ ही बाढ़ सब कुछ डुबो देने पर तुली है। बिहार में कोसी नदी के जलस्तर में जारी वृद्धि के कारण सुपौल जिले में तटबंधों के बीच 28 पंचायतों के 78 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। कोसी का कहर सहरसा में भी है। गांव के गांव पानी में घिर गए हैं। नाव का ही सहारा है। नेपाल में लगातार बारिश की वजह से 8 जिलों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। गांव टापू बने हुए हैं। पश्चिमी चंपारण में गंडक नदी उफान पर है। पूर्वी चंपारण में बाढ़ पीड़ित चंपारण तटबंध पर शरण लिए हुए हैं। मुजफ्फरपुर में बागमती नदी किसानों को डरा रही है। सीतामढ़ी के 10 प्रखंडों की करीब 3 दर्जन पंचायतें बाढ़ की चपेट में हैं। मधुबनी की धौंस नदी पर बने पुल के टूटने से NH 104 पर पानी आ गया है। दरभंगा में ग्रामीण इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। MP या विधायक या कोई भी नहीं सुनवाई किया। जहाँ वो लोग बहता है कि मारता है लोग। हाँ, नावे से आना जाना पड़ रहा है, बहुत तकलीफ हो रहा है। 3 साल से हम परेशान हैं, लेकिन आज तक हमको राशन पानी नहीं मिल रहा। बस्ती तरफ देखिएगा तो और भी दिमाग पागल हो रहा है। ये तो बाजार का हालत ऐसा है। अररिया में लगातार बारिश और नेपाल से आ रहे पानी ने भीषण संकट खड़ा कर दिया है। परमान नदी उफान पर है। कई जगहों पर कटान हो जाने से हालात बेकाबू हैं। सड़कें सैलाब बन गई हैं। ऐसे में लोगों को जुगाड़ की नाव पर ही भरोसा है। हर साल बिहार बाढ़ से पूरी तरह प्रभावित होता है। 10 से 15 जिले सीधे सैलाब की चपेट में होते हैं। 15 से 20 लाख की आबादी प्रभावित होती है। इसमें नेपाल से आने वाला पानी सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। साल दर साल बाढ़ की मार लोगों को कभी इस त्रासदी से उबरने नहीं देती। सुपौल से रामचंद्र मेहता, सारण से आलोक कुमार जायसवाल के साथ सुजीत झा, पटना, आज तक। देखिए, इतना तो तय है कि न तो बारिश किसी इंसान के बस की बात है और न ही बाढ़ का पानी कहां कहां घुसेगा। लेकिन लोगों को याद क्या आता है, जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे तब जब बिहार में बाढ़ आया था, जो रेस्क्यू रिलीफ काम चला था वो अप्रत्याशित था। उससे पहले कभी हुआ नहीं था और इन्हीं चीजों की वजह से उन्होंने सुशासन की उपाधि को खुद अर्न किया था, उसे हासिल किया था। लेकिन आज की तारीख में क्यों नियति बन जाती है लोगों की कि बाढ़ का पानी आना है, लोगों को अपना घर बार सब कुछ गंवाना है। हम आपको बाढ़ से जुड़े कुछ अहम आंकड़े यहां पर दिखाते हैं जो बिहार की एक तरह से सच्चाई बन जाते हैं। कुछ ऐसे इलाके जो सीमावर्ती होने के कारण सबसे पहले बाढ़ की मार झेलते हैं। इसके अलावा भारत के असम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के कई इलाके बाढ़ की लगभग एक जैसी परेशानी झेलते हैं। लेकिन सरकारें प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के अलावा कोई ऐसा इंतजाम नहीं कर पाई है जिससे बाढ़ के कहर से बचा जा सके। आपको कुछ आंकड़े देखने चाहिए। 1953 से 2017 के बीच बाढ़ और बारिश से भारत को 3,78,247 करोड़ से ज्यादा का नुकसान झेलना पड़ा। बाढ़ और बारिश से इन 65 साल में 1,07,535 लोग मारे गए। इन 6.5 दशकों में 8,07,17,993 घर क्षतिग्रस्त हुए। तो हमने बिहार में आपको पुल का हाल दिखाया, हमने बिहार में आपको
बाढ़ के हालात दिखाए, लेकिन इसके साथ ही कोरोना भी एक बहुत बड़ी समस्या बनकर लोगों के सामने यहां पर उभर रही है, क्योंकि अभी तक समूचे प्रदेश में लग रहा था जो कि मामले नियंत्रण में है वो अचानक 21 चले गए हैं। सिर्फ हम राजधानी पटना की बात कर लें तो यहां पर 90 कंटेनमेंट जोन्स बन चुके हैं। बीते 7 दिन में 7 जिलों में 30% उछाल आया है मामलों में। हालांकि लोग इसके बावजूद बेपरवाह नजर आते हैं, समझ नहीं आता क्यों। आप लोग जा रहे हैं। बिहार में कोरोना की दौड़ अब डराने वाली रफ्तार को छू रही है। अब तक करीब 21,000 लोग वायरस के संक्रमण के शिकार हो चुके हैं। लोगों में खौफ है तो प्रशासन में हड़कंप है। बिहार सरकार ने 16 जून से पूरे बिहार में संपूर्ण लॉकडाउन का फैसला ले लिया, जो इस महीने के आखिर तक लागू रहेगा। राजधानी पटना कोरोना की मार से सबसे ज्यादा प्रभावित है। सिर्फ पटना में 2,880 केस सामने आए हैं। भागलपुर में 1,314, बेगूसराय में 1,038, मुजफ्फरपुर में 968, जबकि सीवान में 919 अब तक पॉजिटिव हैं। बिहार के 7 जिलों में पिछले 7 दिन में 30% कोरोना केस में इजाफा दर्ज हुआ है। लोगों में यह संदेश पहुंचाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं कि फिजिकल डिस्टेंसिंग बना के रखें और मास्क और गमछे का उपयोग करें, लेकिन कहीं न कहीं उसमें थोड़ी कमी और सावधानी रही, जिसके कारण भी संख्या बढ़ी है। अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकारी आवास एक अणे मार्ग में वायरस की एंट्री हुई थी। वहां सीएम की भतीजी कोरोना पॉजिटिव पाई गई और अब सीएम हाउस से कुछ दूरी पर मौजूद बिहार के राजभवन में 3 दर्जन से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। प्रदेश के बीजेपी दफ्तर में भी वायरस ने 75 कर्मचारियों और नेताओं को संक्रमण की चपेट में ले लिया है। कोरोना का जो संक्रमण है वो मानो लहर की तरह उठता है और बिहार अब इसके संक्रमण काल को इस रूप में देख रहा है। आंकड़ों पर हम सीधे तौर पर नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि अभी 20,000 का आंकड़ा पार करते हुए बिहार राज्य ये दिखाता है कि बाकी राज्यों की तुलना में वो कहीं पीछे है अभी इस मामले में। लेकिन अब जो कोरोना ने दस्तक दी है तो पौष इलाकों में भी दस्तक दे दी है। हम राजभवन के सामने खड़े हैं और यहां से भी मामले कोरोना संक्रमण के निकल कर आए हैं। इसके साथ ही जो भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर है, यहां पर जो पुलिस महकमा है, जो मेडिकल कम्युनिटी है, हर जगह से अब कोरोना पॉजिटिव मामले एक के बाद एक सामने निकल कर आ रहे हैं। और एक ही दिन के भीतर यानी 24 घंटों के दायरे में जो 1320 का आंकड़ा बढ़ा, उसने 20,000 के आंकड़े को पार कर दिया राज्य में। सरकार पर एक बड़ा आरोप राज्य में कोरोना टेस्ट को लेकर है। 1 महीने पहले तक औसतन हर रोज लगभग 1012 सैंपल का परीक्षण हो रहा था। 12 करोड़ की जनसंख्या वाले सूबे में 1 महीने पहले तक सिर्फ 1 लाख लोगों की जांच की गई थी। पर अब दावा यह है कि टेस्ट की रफ्तार बढ़ाने की रणनीति बनाई गई है और ये काम रैपिड टेस्टिंग के जरिए होगा। तो आज से 4 महीने पहले एक भी जांच यहाँ नहीं होता था, लेकिन लगातार हम लोगों ने अपनी क्षमता को बढ़ाया है। जहां एक भी केंद्र नहीं था, आज 51 केंद्रों पर जांच की जा रही है। और जहां आंकड़ा शून्य था 4 महीना पहले, आज हम 10,000 से भी अधिक सैंपल टेस्ट करने में सफल हुए हैं। नीतीश जी नजर नहीं आ रहे। क्यों नहीं नजर आ रहे? क्योंकि क्वारंटाइन हो रखे हैं। क्यों हो रखे हैं? क्योंकि तेजी से संक्रमण फैल रहा है। और जहां मुख्यमंत्री 10 बार चीजों को सैनिटाइज करवाया जाता है मुख्यमंत्री आवास, जब वहां तक ये पहुंच गया तो आप समझ सकते हैं कि आम नागरिकों की क्या स्थिति होगी। बिहार में अस्पतालों की हालत बदतर है। एक वायरल वीडियो में शव को हटाने से पहले ही दूसरे कोरोना मरीज को बेड अलॉट कर दिया गया था। बताया गया कि ये वीडियो पटना के एनएमसीएच का है। लाश को हटाया नहीं जा रहा था और इसलिए मैंने वो वेट किया। जब उसको बदबू आने लगा तो मुझे डेंजर लगा। हाथ भी बहुत सुनता था, इसलिए मैंने मजबूरी में ये वीडियो बनाया। एक दिन में ही 8 मरीज हम लोग के यहाँ डेथ किए थे। अब उन लोगों का जो भी डिस्पोजल की प्रक्रियाएं हैं ना, वो थोड़ी सी क्लमजी है। प्रोसीड्यूरल डिले इसको कहेंगे या प्रोसीड्यूरल टाइम कहेंगे। हैरानी की बात यह है कि हाल तक पूरे बिहार में सिर्फ 3 सरकारी अस्पतालों को ही कोरोना के लिए डेडिकेट किया गया है। इसमें सिर्फ 1,497 बेड है। इतना ही नहीं, दूसरे सरकारी अस्पतालों की हालत तो और भी बदतर है। बिहार में देश में सबसे कम अनुपात में डॉक्टर हैं। नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2018 के मुताबिक बिहार में प्रति 28,391 लोगों पर एक एलोपैथिक डॉक्टर और 8,645 लोगों में एक के लिए अस्पताल में बिस्तर है।
बिहार में हॉस्पिटल्स की स्थिति बहुत दयनीय है। मैन पावर इतना कम है कि लगभग 50-60 डॉक्टर मिलके 800 बेड का हॉस्पिटल कैसे चलाएंगे। सरकारी तंत्र जितना कमजोर है उतनी ही लोगों की लापरवाही भी इसके लिए जिम्मेदार है। लोगों को अजीब सी गलतफहमी है कि कोरोना उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता। मास्क नहीं पहनते और सोशल डिस्टेंसिंग की तो कोई परवाह ही नहीं है। बिहार में बढ़ते मामलों के कारण एक बार फिर लॉकडाउन लागू करना पड़ा है, लेकिन ये एक आम बाजार में हम पटना शहर के हैं, जहां पर आप फुलवारी शरीफ के इलाके में देख सकते हैं कि किस तरीके से दुकानें खुली हुई हैं। हाँ, इतना जरूर है कि जो बड़ी दुकानें हैं उनका शटर डाउन करना है, वहां पर लोग उस तरह से नहीं आ सकते हैं। तो दुकानों का शटर भले ही डाउन है, लेकिन लोगों का शटर डाउन नहीं है। लोग सड़कों पर अभी भी निकल रहे हैं। ये सड़क भी अगर आप देख लें, यहाँ पर लोगों की संख्या देख लें, लोगों को आसपास खड़े हुए देख लें, तो माहौल ऐसा ही लगता है कि लोगों को एहसास तो है, चूंकि चेहरों पर सबके मास्क आपको जरूर दिख जाएंगे, लेकिन उन मास्क के साथ क्या वो डर भी है कि हाँ, कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। अब आज के हालात का अंदाजा खुद लगाइए। अस्पताल भगवान भरोसे हो, लोगों में जागरूकता की कमी हो, लापरवाही चरम पर हो, तो यहाँ कोरोना की रफ्तार बढ़नी तय है और सिस्टम का ब्रेक फेल भी हो सकता है। पटना से श्वेता सिंह के साथ रोहित सिंह और सुजीत झा, आज तक। तो अजीब सी ये चीज है कि सिर्फ बिहार की बात नहीं है, बल्कि समूचे देश में अगर हम देख लें, जब मामले कम थे तो लोग ज्यादा फिक्रमंद थे। जैसे जैसे मामले बढ़ रहे हैं, लोगों की बेफिक्री भी पता नहीं क्यों बढ़ती जा रही है। और आज आलम यह है कि पूरे भारत के आंकड़े डराते हैं, हैरान करते हैं। देश में पहला केस जनवरी के अंत में आया था, इसके बाद लंबे समय तक केस कम रहे, लोगों की फिक्र ज्यादा रही। लेकिन आज जब 9,68,000 से ज्यादा केस हो चुके हैं, तब बहुत सारे लोगों में बेफिक्री देखी जा रही है। जो लोग ये समझ रहे हैं कि कोरोना उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उनके लिए ये रिपोर्ट बहुत जरूरी है। हमारा मकसद आपको डराने का नहीं है, सावधान करने का है, क्योंकि हर रोज देश में कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। सिर्फ एक हफ्ते में करीब 1,90,000 कोरोना मरीज सामने आए हैं। ये रफ्तार बहुत तेज है और अगर हम इसी रफ्तार से चलते रहे तो बहुत ही जल्दी ब्राजील को पीछे छोड़ देंगे और दुनिया के नंबर 2 संक्रमित देश बन जाएंगे। अगर वक्त के साथ किसी के मन से कोरोना का खौफ खत्म हो गया हो, तो इस गलतफहमी से बाहर निकल आइए, क्योंकि ये वायरस पीछा छोड़ने के मूड में नहीं है। हर रोज इससे बीमार हो रहे लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। ताजा आंकड़े चौंकाने वाले हैं। पिछले एक हफ्ते में देश में कोरोना के नए मामलों में जबरदस्त और डरावना उछाल आया है। आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं। 16 जुलाई को 32,695 नए केस सामने आए। 14 जुलाई को 28,498, 13 जुलाई को 28,701, 12 जुलाई को 28,637, 11 जुलाई को 27,114। इस हफ्ते में कोई ऐसा दिन नहीं था जब कोरोना के नए मामले 26,000 से नीचे रह गए हों। इसको हम जो प्लेटू कहते हैं, एक बार पीक होने के बाद भी नीचे आने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, तो ये बढ़ता ही नहीं रहेगा। पर अलग अलग राज्यों में जो केसेस नए नए आ रहे हैं, इसी की वजह से वो प्लेटू थोड़ा दिन के लिए ऐसे बरकरार रहेगा। दुनिया भर में कोविड-19 से बुरी तरह प्रभावित देशों में अमेरिका और ब्राजील का नाम सबसे ऊपर है और भारत लगातार तीसरे नंबर पर जगह बनाए हुए है। बुरी खबर यह है कि अमेरिका की तरह भारत में हर रोज संक्रमित होने वाले मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन ब्राजील में इसकी रफ्तार अब धीरे होती दिख रही है। आंकड़ों पर नजर डालें तो जहां भारत में हर रोज कोरोना के शिकार होने वाले लोग बढ़ते हुए 30,000 तक पहुंच रहे हैं, वहीं ब्राजील में अब हर रोज बीमार होने वाले मरीज 40,000 से नीचे पहुंच गए हैं, जबकि अमेरिका में अब भी हर रोज 60,000 लोग कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। यानी भारत में हर रोज कोरोना से बीमार होने वालों की संख्या बढ़ रही है और अगर ऐसे ही हालात जारी रहे तो भारत ब्राजील को पीछे छोड़ सकता है और अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत घातक साबित होगा। WHO की माने तो अभी कोरोना से दुनिया में हालात और खराब हो सकते हैं।
If governments do not clearly communicate with their citizens and roll out a comprehensive strategy focused on suppressing transmission and saving lives, if populations do not follow the basic public health principles of physical distancing, hand washing, wearing masks, coughing etiquette, and staying at home when sick, if the basics aren't followed, there is only one way this pandemic is going to go. It's going to get worse and worse and worse. जो बात WHO कह रहा है वही बात अमेरिका के MIT ने अपनी नई स्टडी में भी कही है। और अगर कोरोना वायरस की कोई वैक्सीन नहीं आती है तो भारत में 2021 की शुरुआत तक कोरोना महामारी का सबसे भयानक रूप देखने को मिल सकता है। पूरी दुनिया इस समय लड़ाई लड़ रही है कोरोना के खिलाफ। पूरी दुनिया के वैज्ञानिक लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई दवाई बन जाए, कोई वैक्सीन बन जाए, और बहुत सारे देश जो हैं इस मामले में आगे भी बढ़ रहे हैं। लेकिन एक विश्व वैक्सीन युद्ध भी चल रही है जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा ने मिलकर यह आरोप लगाया है रूस पर कि वो उनके वैक्सीन के ट्रायल्स को हैक करने का प्रयास कर रहा है। ब्रिटेन के राष्ट्रीय साइबर स्पेस सेंटर ने अमेरिका और कनाडा को अपने साथ लेकर आरोप लगाया है कि रूस कोविड-19 वैक्सीन बनाने वालों से जानकारी चुराने की कोशिश कर रहा है। आरोप है कि रूसी खुफिया एजेंसी का हिस्सा मानी जाने वाली APT-29 यूनिट हैकिंग की कोशिश कर रही है। APT-29 को कोजी बेयर के नाम से भी जाना जाता है। आरोप लगाया गया है कि हैकिंग की ये कोशिशें रिसर्च से जुड़ी अहम जानकारी चुराने के लिए हैं। तो यह आरोप लगा है। दुनिया में अभी आरोप प्रत्यारोप का एक लंबा दौर चलेगा, लेकिन इस सब के बीच आपको वैक्सीन से जुड़ी एक अच्छी खबर देते हैं। दुनिया भर में कोरोना से मची दहशत खत्म होने वाली है। पूरी दुनिया में कोरोना को खत्म करने वाली दवाई बनने वाली है। पूरी दुनिया से खत्म होगा कोरोना, क्योंकि सुपर वैक्सीन बस आने ही वाली है। कोरोना संक्रमण जितनी तेजी से दुनिया में फैला, उतनी ही तेजी से शुरू हुआ इसे मात देने के लिए वैक्सीन बनाने का काम। और अब वैक्सीन मिलने में बस चंद कदमों का ही फासला बचा है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन के पहले फेज के ट्रायल के नतीजे बहुत सकारात्मक हैं। ये वैक्सीन लोगों को कोरोना के खिलाफ डबल सुरक्षा देने में कारगर साबित हो सकती है, क्योंकि इससे एंटीबॉडी भी बनती हैं और शरीर में खास तरह के किलर टी सेल भी बनते हैं जो कई वर्षों तक शरीर में रह सकते हैं। Obviously, it's very important for us to know if our vaccine is working and how well it's working and in what parts of the population. But any information that we learn about our vaccine we'll share with other vaccine developers, and it will help them in understanding if their vaccines are likely to be effective as well. We think that if our vaccine works well, others will also, and we will try to help accelerate the progression of other vaccine development. दूसरी तरफ अमेरिका की एक कंपनी कोरोना वैक्सीन बनाने के बहुत नजदीक पहुंच गई है। अमेरिकन कंपनी मॉडर्ना इंक ने कोरोना वैक्सीन का सफल ट्रायल किया है। कोरोना वैक्सीन के पहले 2 ट्रायल से वैज्ञानिक खुश हैं। ट्रायल में पता चला कि वैक्सीन ने लोगों के इम्यून सिस्टम पर ठीक वैसे ही काम किया जैसा वैज्ञानिकों को उम्मीद थी। अब कोरोना वैक्सीन की फाइनल टेस्टिंग की जाएगी। ये वैक्सीन पूरी तरह से कब तक आ जाएगी, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि साल के अंत तक इसके परिणाम आ जाएंगे। इस वैक्सीन को बहुत तेजी से विकसित करने की कोशिश की जा रही है। इस वैक्सीन के 2 डोजेस दिए जाएंगे। कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने के लिए भारत समेत 12 देशों के 150 दावेदार रेस में हैं। इनमें से 3 वैक्सीन काफी एडवांस स्टेज में हैं। इनमें ऑक्सफोर्ड को छोड़कर बाकी दोनों चीन की हैं। ये तीनों ही ह्यूमन ट्रायल के अंतिम चरण में हैं। कोरोना वैक्सीन बनाने की कड़ी में भारत बायोटेक और कैडिला हेल्थ केयर भी एक-एक वैक्सीन विकसित करने में लगी है। ये काम तेजी से हो रहा है। ह्यूमन ट्रायल शुरू हो चुके हैं। दूसरी तरफ चीन में कोरोना के हॉटस्पॉट न होने के कारण वैक्सीन का ट्रायल करना मुश्किल हो रहा है। दुनिया भर के कई देशों के मना करने के बाद यूएई, कनाडा, ब्राजील, इंडोनेशिया,
और मैक्सिको ने ट्रायल के लिए हामी भरी है। अब चीन घनी आबादी वाले बांग्लादेश में तीसरे चरण के ट्रायल की तैयारी कर रहा है। चीन 40,000 लोगों पर ट्रायल करना चाहता है। उम्मीद कीजिए कि जल्द ही कोरोना की वैक्सीन आए और इस महामारी से हम सबको निजात मिल सके। आज तक ब्यूरो। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो चाहते हैं पूरी मानवता का भला हो और दूसरे जो चाहते हैं कि मुश्किल के समय में किस तरीके से इंसानों को ही लूट लिया जाए। आपने देखा किस तरीके से वैक्सीन को डेवलप करने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक इस समय एक होड़ में लगे हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ किस तरह से कालाबाजारी हो रही है उन दवाइयों की जिन्हें कहा जा रहा है कि ये कोरोना के समय में मददगार हो सकते हैं। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले रेमडेसिविर नाम की एक दवा के लिए कहा गया, जो कि इबोला के लिए दवा बनाई गई थी, उसके लिए कहा गया था कि ये कोरोना में कारगर हो सकती है। इसके बाद नियंत्रित कर दिया गया इसके सेल्स को, और ये सामान्य प्रक्रिया है। नियंत्रित करके आप प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही इस तरह की चीजें ले सकते हैं। 5,400 इसकी कीमत है। इसकी कालाबाजारी शुरू हो गई। 45,000 में बेचने का प्रयास होता है। हमने अपने इस ऑपरेशन को नाम दिया है ऑपरेशन कोरोना बाजार का। कोरोना नाम की जिस आपदा ने भारत की आत्मा पर चोट की है, उसी आपदा को काला बाजार के भ्रष्टाचारी दुकानदारों ने अवसर बना लिया। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे होता है सांसों का सौदा, कैसे लगाई जाती है मजबूरी की कीमत, किसी इंसान की जान बचाने वाली दवा को मरीज की मजबूरी के तराजू में तौलकर उससे कैसे वसूले जाते हैं लाखों रुपए। यह सब आज तक के खुफिया कैमरों में रिकॉर्ड हुआ है। ये जीवन रक्षक दवा रेमडेसिविर की काला बाजारी का ऐसा स्याह सच है जो आपको अंदर तक हिला देगा। रेमडेसिविर एक ऐसी दवा जिसे इबोला वायरस को खत्म करने के लिए जिलेड लाइफ साइंसेज ने बनाया था। अमेरिका में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शंस डिसीज के डायरेक्टर एंथोनी फॉसी ने 29 अप्रैल को बताया था कि यह दवाई बहुत हद तक कोरोना के मरीजों को ठीक करने में सक्षम है। And it was a randomized placebo-controlled trial. This drug happens to be blocking an enzyme that the virus uses. जैसे ही पता चला कि कोरोना की लाइलाज बीमारी में यह दवा कारगर है, वैसे ही देश में दवाई बेचने वाले दुकानदारों ने इसकी कालाबाजारी शुरू कर दी। आज तक ने पड़ताल की और हमें जो पता चला वो सन्न कर देने वाला है। हमने शुरुआत की साकेत में एक निजी अस्पताल के पास इस मेडिकल स्टोर से। जगह जेकेएम फार्मेसी, साकेत, दिल्ली। आज तक के अंडरकवर रिपोर्टर कोरोना संक्रमित मरीज के परिजन बनकर मेडिकल स्टोर वाले के पास पहुंचे। उन्होंने बातचीत शुरू की। रेमडेसिविर चाहिए था, होगा? ब्लैक में मिल रहा है, पैसा नहीं मिल रहा। ब्लैक में कितने का मिल रहा? 45। हाँ 45। 4500 का? 45,000 भैया, 5400 रुपये MRP है। अच्छा, कितने देर में मिल जाएगा? 1-1.5 घंटा भैया। हाँ 1 घंटा। बिलिंग कितने की होगी सर? बिल नहीं है, पहले बताओ, बाद में आप फिर मेरे लिए लोचा करो, वो चीज़ें मैं नहीं चाहता। पेमेंट कैसा करना होगा? पेमेंट कैश होगी। मतलब 45 के हिसाब से कितना हो गया 3 का? 45 चाहती है 135 हो गए। 1,35,000। 100 mg का है, एक इंजेक्शन 45 का। मतलब 5,400 रुपए की रेमडेसिविर दवा 45,000 रुपए में बेची जा रही है, वो भी तब जबकि सरकारी दिशा निर्देशों के मुताबिक इस तरह दवा को काउंटर पर बेचना प्रतिबंधित है। बिना डॉक्टर की पर्ची के रेमडेसिविर की बिक्री की अनुमति नहीं है। अस्पताल में कम से कम 5 दिनों से भर्ती मरीज जिसकी हालत गंभीर हो, उसे 6 शीशियों की जरूरत होती है। लेकिन इस फार्मेसी में न सिर्फ धड़ल्ले से रेमडेसिविर बेची जा रही है, बल्कि 9 गुना ज्यादा दाम पर कालाबाजारी भी की जा रही है। साकेत से निकलकर आज तक के अंडरकवर रिपोर्टर दक्षिणी दिल्ली के ही यूसुफ सराय पहुंचे। जगह अंकित मंगले एंड विपिन केयर मेडिकोज, यूसुफ सराय, दिल्ली।
आज तक के अंडरकवर रिपोर्टर यहाँ भी कोरोना संक्रमित के परिजन बनकर पहुँचे। यहाँ दुकानदार ने कैमरे पर कबूल किया कि वो रेमडेसिविर की बिक्री कर रहे हैं। रेमडेसिविर की बोली लगती है और वो उन्हें मिलती है जो सबसे ज्यादा पैसे खर्च करता है। लास्ट टाइम में 35,000 परसों बेचा रेमडेसिविर एट्रो कंपनी की कोवी पर 35,000 एक पीस कितना प्रिंट है? 5,400। डेली रेट इसलिए बदलता है, जिस दिन डिमांड कम होती है उस दिन रेट डाउन हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूटर के पास जितना बल्क और क्वांटिटी आ गई वो हिसाब से रेट निकाल देता है। गवर्नमेंट के लिए अप्रूव्ड है, गवर्नमेंट में जा नहीं रहे, बाहर ब्लैक में रहे। मैं साफ आपको बात बता रहा हूँ। अब लिमिटेड स्टॉक है, 100 वाइल अगर आए अब वो 100 वाइल की जो है एक हिसाब से बोली लग जाती है। आपको ज़्यादा नीड है, आप कहोगे भैया ठीक है 5,000 के बदले तुम मेरे से 20,000 ले ले, मुझे दे दे, क्योंकि हर कोई अपना पेशेंट बचाना चाहता है, ऐसा नहीं है। तो बोली कहाँ पर लगता है? ये सर मार्केट में ही लग जाती है आपको, क्योंकि पीछे से रिक्वायरमेंट क्या गया। देखा आपने कानून को ताक पर रखकर जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले इस कारोबार को। मगर इस काले धंधे का जाल सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है। दिल्ली के बाद आपको मुंबई की तस्वीर भी दिखाते हैं। जगह राज फार्मा, बाबू गेनू रोड, मुंबई। दक्षिण मुंबई के इस इलाके को दवा बाजार भी कहते हैं। यहाँ हर तरह की दवाएं मिलती हैं। हमारे संवाददाता ने यहाँ राज फार्मा में बातचीत शुरू की। दुकानदार ने बताया कि रेमडेसिविर की एक शीशी वो 35,000 रुपए में देगा। 30,000 रुपया बोला। टोटल कितना होता है? 318, 1,80,000। 1,80 फाइनल। हाँ उसका फाइनल 6 वाइल वो कितना 100 mg है वो। हाँ 100 के लिए 100 mg। हाँ ये हेड्रोलैब वाले हैं। हाँ हेड्रोलैब जी ओरिजिनल रहेगा। हाँ उसमें कुछ गड़बड़ नहीं। दिल्ली से मुंबई तक आज तक के कैमरे पर ये दुकानदार बेनकाब हो गए हैं। कोरोना के साथ साथ लालच के इस सामाजिक वायरस से भी निपटने की सख्त जरूरत है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम दिल्ली से मोहम्मद हिजबुल्ला और मिलन शर्मा के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई, आज तक। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, रहिए खबरदार। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।